हाय एवरीवन। सो द मोस्ट अवेटेड चैप्टर नेशनल इनकम अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसको मैं कुछ पार्ट्स में बनाऊंगा सो दैट मेरे लिए बनाने में भी इजी हो और आपको समझने में भी इजी हो। आइए हम लोग नेशनल इनकम शुरू करते हैं। हमारे बुक में चैप्टर नंबर 18 प्लस चैप्टर नंबर 19 प्लस चैप्टर नंबर 20, ये तीन चैप्टर्स मिला करके नेशनल इनकम हमारे बुक में दिया हुआ है और ये टोटल 12 मार्क्स का पोर्शन होता है। ठीक है, दिस होल चैप्टर, दिस होल सेगमेंट यूनिट इज गोइंग टू कम फॉर 12 मार्क्स। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। मैं जितना बेसिक, जितना इजी लेवल में जाकर बता सकूं उतना आई विल ट्राई माय बेस्ट। ठीक है, एक एक चीज जो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ उन एक एक चीज से क्वेश्चन बन सकता है, तो आप बहुत अटेंटिवली मेरी बातों को सुनिएगा। आप खुद भी थोड़ा बहुत नोटिंग कीजिएगा। जिनके पास मेरे स्टडी मटेरियल है वो ये लेकर बैठे, और जिनके पास नहीं भी है तो वो अपना देख ले, बुक लेकर बैठ सकते हो और आप साथ साथ में कुछ कुछ बातें नोट डाउन भी कर सकते हो। ठीक है, नाउ सबसे पहली बात, व्हाट इज नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम हम लोग बोलते हैं कंट्री में टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ। ठीक है, द टोटल प्रोडक्शन ऑफ फाइनल गुड्स। अब देखो यहाँ पे क्या क्या बात इंपॉर्टेंट है। नंबर वन आपको बोलना है नेशनल इनकम इज द वैल्यू ऑफ गुड्स प्रोड्यूस और सर्विसेज प्रोड्यूस। कौन से? फाइनल। इट इज द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड। ठीक है, अभी इस पे थोड़ी डिटेल में बात करेंगे। इट इज द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑपरेटिंग विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी और आउटसाइड। ठीक है, तो उसे हम कहेंगे नेशनल इनकम। मतलब टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ है उसकी वैल्यू निकालो। ठीक है, हमारे देश में तरह तरह के गुड्स बन रहे हैं। हमारे देश में कार भी बन रहा है, हमारे देश में फूड आइटम्स भी, फूड एंड बेवरेजेस भी बन रहे हैं, हमारे देश में कपड़े भी बन रहे हैं, हमारे देश में कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज भी हो रही है। तो तरह तरह के एक्टिविटीज हो रहे हैं, प्रोडक्शन हो रहे हैं। हमें देखना है कि फाइनल गुड्स कितना बना है। फाइनल मतलब एकदम रेडी टू यूज, अब उसकी फर्दर प्रोडक्शन नहीं होगी। फाइनल गुड्स कितना हुआ है, उस फाइनल गुड्स को हम लोग बोलेंगे नेशनल इनकम। बट हमें ध्यान रखना है कि वो फाइनल गुड्स हमारे नॉर्मल रेसिडेंट्स लोगों ने प्रोड्यूस किया हो। नॉर्मल रेसिडेंट्स का मतलब क्या होता है? नॉर्मल रेसिडेंट्स जैसे कि मैं और आप, इसको मैं डिटेल में नेक्स्ट पार्ट में समझाऊंगा। अभी के लिए मैं बता दे रहा हूं, मैं और आप नॉर्मल रेसिडेंट्स हैं, जो लोग इंडिया में रहते हैं, जो लोग इंडिया में ही बॉर्न हुए हैं और इंडिया में ही मोस्ट ऑफ द टाइम रहते हैं। कभी कभार फॉरेन घूमने चले गए वो अलग बात है, बट 99% ऑफ द टाइम आप इंडिया में रहते हो, तो फिर आप इंडिया के नॉर्मल रेसिडेंट कहलाओगे। तो गुड्स प्रोड्यूस किसका देखना है? नॉर्मल रेसिडेंट्स का देखना है, चाहे वो इंडिया के टेरिटरी के अंदर में प्रोड्यूस करे या विदेशों में जाकर के प्रोड्यूस करे। ठीक है, जैसे मान लो हमारा सपोज शाहरुख खान इंडिया का नॉर्मल रेसिडेंट है, बट वो दुबई जाकर के दुबई का ऐड करता है और वापस आ जाता है। 1 वीक के अंदर में ये पूरा प्रोसेस हो गया। तो शाहरुख खान ने इंडिया में भी एक्टिंग स्किल्स, अपने सर्विसेज दिए, फाइनल गुड्स, फाइनल सर्विसेज दिए डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर में, और वो फॉरेन में जाकर भी एक ऐड करके आ गया, वहां पे भी उसने एक्टिंग के सर्विसेज दिए, तो वो भी इंडिया के नेशनल इनकम में काउंट होगा। क्योंकि शाहरुख खान इज अ नॉर्मल रेसिडेंट, एंड नॉर्मल रेसिडेंट ने चाहे इंडिया में या इंडिया के बाहर अपने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए, वो सब इंडिया के ही नेशनल इनकम कहलाएंगे। ठीक है, द कंडीशन इज द पर्सन शुड बी नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ आवर कंट्री। ठीक है, इसे हम पूरे ईयर वाइज कैलकुलेट करते हैं कि पूरे ईयर में फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज कितना प्रोड्यूस हुआ। दैट्स द वैल्यू ऑफ नेशनल इनकम। अभी जैसे जैसे चैप्टर आगे जाएगा आपको और रिफाइनिंग होती जाएगी बहुत सारी चीजों की। अच्छा सर, फाइनल गुड्स ही क्यों, इंटरमीडिएट गुड्स क्यों नहीं? देखो, एक होता है फाइनल गुड्स मतलब एकदम रेडी टू यूज, और एक होता है इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स वो होते हैं जो अभी कंप्लीट नहीं है, आप इसको इनकम्प्लीट भी बोल सकते हो। यू कैन कॉल देम इनकम्प्लीट, अभी ये फाइनली रेडी नहीं है। तो इनकम्प्लीट गुड्स या फिर रॉ मटेरियल, अगर थोड़ा और रिफाइन करूं इसको, तो रॉ मटेरियल, तो सर इनको क्यों नहीं काउंट करते?
देखो बात यह है कि रॉ मटेरियल की वैल्यू ऑलरेडी फाइनल गुड्स में जुड़ी हुई होगी। देखो जो लकड़ी का कॉस्ट होता है ना वो वैसे भी फर्नीचर में जुड़ा हुआ होता है। तो अगर आपने फर्नीचर को काउंट कर लिया मतलब आपने उस लकड़ी की वैल्यू को भी काउंट कर ली, तो अभी दोबारा उस लकड़ी को काउंट मत करना वरना हो जाएगी प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। अच्छा, इसीलिए फाइनल गुड्स को लेते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स को नहीं लेते हैं, क्योंकि इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू ऑलरेडी मेन प्रोडक्ट में जुड़ी हुई होती है। अगर आपने फिर दोबारा इसको काउंट कर लिया तो दो दो बार काउंटिंग हो जाएगी। ज्यादा डिटेल में पार्ट 2 में बात करेंगे। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसको नहीं काउंट करना, ठीक है, इंटरमीडिएट को नहीं काउंट करना। और वेरी इंपॉर्टेंट, प्योर एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस को भी नहीं काउंट करना। मतलब जहां कोई गुड्स प्रोड्यूस ही नहीं हुआ, ठीक है, जहां कोई गुड्स प्रोड्यूस ही नहीं हुआ, जैसे सेकेंड हैंड गुड्स का ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। देखो अगर मैं किसी सेलर से फोन खरीदता हूं तो सेलर ने उसको प्रोड्यूस किया था और मैं उसको खरीद रहा हूं, ये नेशनल इनकम में काउंट होगा। उसने गुड्स को प्रोड्यूस किया था, उसने फाइनल गुड्स बनाया था, उसने मोबाइल फोन बनाया था। बट अगर यही मोबाइल फोन 2 महीने यूज करने के बाद मैं आपको बेच रहा हूं, तो ये प्योर एक्सचेंज ट्रांजैक्शन हो गया, जहां पे मैंने गुड्स को बनाया नहीं है, मैंने उसी फोन को 2 महीने यूज करके आपको आपको दे रहा हूं। दैट इज प्योर एक्सचेंज ट्रांजैक्शन, देयर इज नो क्रिएशन ऑफ एनी गुड्स एंड सर्विसेज एंड देयरफॉर इट विल नॉट बी काउंटेड, ठीक है। लेकिन ध्यान रहे, अगर मैं किसी ब्रोकर के थ्रू बिकवा रहा हूं, मुझे पता नहीं फोन कौन खरीदेगा कौन नहीं, एक ब्रोकर है जो इस सब में डील करता है, सेकंड हैंड गुड्स में डील करता है। मैं ब्रोकर को बोलता हूं ब्रोकर भाई मेरा फोन बिकवा दो, वो बोलता है हाँ ठीक है बिकवा दूंगा, 200 रुपए में अपने सर्विस चार्ज लूंगा। वो सर्विस चार्ज ऐड होगा क्योंकि वो ब्रोकर ने फ्रेश सर्विस, उस ब्रोकर ने फ्रेश सर्विस दिया है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया है। देखो एक एक लाइन पे क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए मैं थोड़ा डिटेल में लेके चलूंगा। दैट इज व्हाई आई एम गोइंग टू ब्रेक द वीडियो इन सर्टेन पार्ट्स सो दैट हमें पूरा डिटेल में समझ में आए। तो आप इस पार्ट को अच्छे से रीड थ्रू कर लो एंड फिर हम लोग अब डिस्कशन करते हैं हमारे चैप्टर 18 के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का, ठीक है। सर्कुलर इसको क्यों बोलते हैं? देखो सर्कुलर इसलिए नहीं क्योंकि ये सर्कल शेप का रहेगा। जैसे आपके बॉडी में ब्लड सर्कुलेट होता है तो सर्कुलेशन बोलते हैं ना, ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, तो सर्कुलेशन मतलब क्या, ब्लड सर्कल में थोड़ी घूमता है। सर्कुलेशन मतलब ये चलता रहेगा, इट विल कीप ऑन सर्कुलेटिंग, ये कंटिन्यूसली चलता रहेगा, नेवर एंडिंग, नेवर एंडिंग, इसीलिए इसको सर्कुलेशन बोलते हैं, ठीक है। जिनके पास मेरा नोट्स है आप साथ साथ में मैं जो भी लिख रहा हूं आप करते चलिए, आपका मेरा वीडियो के साथ साथ आपका टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। जिनको नोट्स चाहिए आप मेरे ऐप से इसको एक्सेस कर सकते हैं, आप उसमें इकोनॉमिक्स का कोर्स एक्सेस करना, आपको सारे स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो इट इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस एंड दैट इज व्हाई वी कॉल इट सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो अब देखो इसको समझने से पहले, ठीक है, आपको समझना पड़ेगा कि इकोनॉमी में कितने सेक्टर्स होते हैं। सर सेक्टर्स का मतलब इकोनॉमी के कितने पार्ट्स होते हैं या फिर इकोनॉमी में कितने पार्टिसिपेंट्स होते हैं, ठीक है। पार्ट्स या पार्टिसिपेंट्स, आप इकोनॉमी को कितने हिस्सों में बांट सकते हैं। तो देखो इकोनॉमी को हम लोग 4 हिस्सों में बांट सकते हैं, ठीक है। ये मैंने एग्रीगेट डिमांड समझाने टाइम भी, जब थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट की इनिशियल थ्योरी समझा रहा था तब वहां पे भी बताया था कि इकोनॉमी में 4 पार्टिसिपेंट्स होते हैं, 4 पार्टिसिपेंट्स आपस में गुड्स एंड सर्विसेज का लेन देन करते हैं। तो देखो सर्कुलर फ्लो समझने से पहले आप इन चारों को नाम से समझ लो। सबसे पहला आता है हाउस होल्ड सेक्टर। हाउस होल्ड सेक्टर यानी कि मैं और आप जो कंज्यूमर लोग होते हैं ना गुड्स एंड सर्विसेज के, हमारे को बोला जाता है हाउस होल्ड सेक्टर। तो पीपल लाइक अस, वी आर हाउस होल्ड सेक्टर। दूसरे आते हैं प्रोड्यूसर सेक्टर। प्रोड्यूसर सेक्टर यानी कि जो कुछ बना रहा है, चाहे वो गुड्स बना रहा हो चाहे वो सर्विसेज बना रहा हो, ठीक है, चाहे वो फिजिकल प्रोडक्ट्स गुड्स या फिर नॉन फिजिकल सर्विसेज बना रहा हो, उसे हम कहते हैं प्रोड्यूसर सेक्टर। इसको फर्म भी कहते हैं, ठीक है, इसको फर्म भी कहते हैं, जो है मैंने सब यहाँ लिख दिया, ठीक है। थर्ड आता है गवर्नमेंट सेक्टर। अब सरकार होती है इन सब चीजों को कंट्रोल करने के लिए, सरकार इकोनॉमी के डिसीजंस, इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने के लिए सेंट्रल अथॉरिटी होती है। सरकार टैक्स कलेक्शन करती है और इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट करवा के देती है। सरकार इज अनदर पार्ट ऑफ दिस इकोनॉमी। तो हम हमारे जैसे कस्टमर हो गए, कुछ प्रोड्यूसर हो गए, सरकार हो गई, तो 3 सेक्टर तो इंडिया के हो गए। और चौथा जो सेक्टर होता है वो आउटसाइड द कंट्री, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को बोलते हैं एक्सटर्नल सेक्टर। तो 4 सेक्टर होते हैं, देयर आर 4 सेक्टर्स।
अब देखो इन्हीं 4 सेक्टर्स के बीच में गुड्स एंड सर्विसेज लेन देन होगा, ठीक है। कोई किसी को सर्विस देगा, कोई किसी को प्रोडक्ट देगा, कोई किसी को टैक्स देगा, कोई किसी को सब्सिडी देगा, कोई किसी को सैलरी देगा, कोई किसी को गुड्स का खर्चा। तो इन्हीं के बीच में आपस में इनकम फ्लो होगा, उसे हम कहते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, ठीक है। इन्हीं चारों के बीच में देयर विल बी फ्लो ऑफ, ये इंपॉर्टेंट है, पेमेंट्स एंड रिसीट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होंगे। देयर विल बी कंटिन्यूअस, नेवर एंडिंग, इसीलिए सर्कुलर बोलते हैं। इट विल गो ऑन कंटिन्यूअसली एंड इंडेफिनिटली, चलता रहेगा, इन्हीं चार के बीच में चलता रहेगा फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, फ्लो ऑफ पेमेंट्स, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अब जो फ्लो होगा वो दो टाइप के होंगे, ध्यान से देखना, एक एक सेंटेंस में क्वेश्चन बनेगा और इस पे आया हुआ है, आई थिंक आईएससी 2017 में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। सीबीएसई में भी बहुत बार पूछा, आईएससी में भी पूछा है, ठीक है। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कितने टाइप्स के होते हैं? तो आप लोगों के दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है रियल फ्लो, देखो जब गुड्स एंड सर्विसेज, क्या बोला मैंने, गुड्स एंड सर्विसेज, देखो यहाँ लिखा हुआ सब है बट थोड़ा थोड़ा मैं फिर भी लिख रहा हूँ, लिखने का एक अलग इंपैक्ट होता है, ठीक है। तो जिनके पास भी मेरा नोट्स है प्लीज आप थोड़ा थोड़ा लिखते हुए चलेगा, लिखा हुआ सब है, बुक में तो सभी लिखा हुआ है, बट फिर भी आप जब खुद से लिखते हैं उसका एक माइंड पे अलग इंपैक्ट जाता है, ट्रस्ट में आपका एक अलग लेवल का अंडरस्टैंडिंग होगा, ठीक है। यहाँ पे तो सभी लिख के दिया है मैंने, लेकिन ये जो बगल में लिख रहा हूं ना इसका ज्यादा इंपैक्ट होगा। तो रियल फ्लो क्या होता है? रियल फ्लो होता है जब ये चारों सेक्टर्स जब आपस में गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज करते हैं। तो फ्रॉम वन सेक्टर अनदर सेक्टर को कोई गुड्स जा रहा है, फ्रॉम वन सेक्टर अनदर सेक्टर को कोई सर्विस जा रहा है, तो गुड्स एंड सर्विसेज अगर जाते हैं तो आप उसको बोलोगे ये रियल फ्लो ट्रांजैक्शन था। अच्छा देखो गुड्स एंड सर्विसेज गया तो बदले में पैसे तो आने चाहिए ना, तो उस पैसे वाले को हम लोग बोलेंगे मनी फ्लो, दैट्स कॉल्ड मनी फ्लो, ठीक है। तो मनी फ्लो बेसिकली एक रिपरकशन होता है। तो दैट्स पेज नंबर 1, पेज नंबर 1 मैंने आपको पूरा समझा दिया, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। नाउ इस चैप्टर में डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, बट बिफोर वी गो टू द डायग्राम एक छोटा सा टॉपिक है उसको कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। ये वैसे आपका क्लास 11 में भी था, ऐसा नहीं है कि ये न्यू पोर्शन है, ये क्लास 11 में चैप्टर नंबर 2 में था, ठीक है, चैप्टर नंबर 2, और वहां वो चैप्टर के एकदम लास्ट पार्ट में होता था। तो आइए एक बार डिस्कशन कर लेते हैं, क्योंकि क्लास 11 का आपको कितना याद होगा वो मैं आपको बोल के शर्मिंदा नहीं करना चाहता। तो मीनिंग ऑफ स्टॉक, देखो अकाउंट्स का स्टॉक नहीं है ये, इकोनॉमिक्स में दो टाइप के वेरिएबल्स होते हैं, हम लोग बोलते हैं स्टॉक वेरिएबल, फ्लो वेरिएबल, ठीक है। तो देखो स्टॉक कॉन्सेप्ट एंड फ्लो कॉन्सेप्ट क्या है? अगर आप किसी चीज को पॉइंट ऑफ टाइम में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अगर आप किसी चीज को बगल में लिख लेना, ठीक है, और कोशिश करना ना, जैसे मैं रेड से लिख रहा हूं आप भी रेड ग्रीन थोड़ा अलग कलर से लिखिएगा। पॉइंट ऑफ टाइम में अगर किसी चीज को कैलकुलेट करते हैं ना, पॉइंट ऑफ टाइम में, तो उसे हम कहते हैं स्टॉक वेरिएबल। जैसे मैं अभी आपसे पूछता हूं कि आप जिस रूम में बैठ करके ये वीडियो देख रहे हो उस रूम में कितने लोग हैं करेंटली? क्या बोला मैंने? करेंटली, पॉइंट ऑफ टाइम, राइट नाउ द रूम इन विच यू आर सिटिंग, हाउ मेनी पीपल आर देयर? आप बोलोगे सर आप अकेले हो, मतलब मे बी यू आर अलोन, मे बी आपके भाई बहन होंगे या मम्मी पापा होंगे, ठीक है, और अगर आप दोस्तों के साथ देख रहे हो तो मे बी आपके फ्रेंड्स होंगे। सो अगर आप ये वीडियो अभी देख रहे हो अपने रूम में तो कितने लोग हैं इस रूम में? तो मैंने क्या पूछा, कितने लोग? आई एम वांटिंग टू मेजर हाउ मेनी पीपल आर देयर इन द रूम एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। मैं पूछ रहा हूं अभी कितने लोग हैं। तो ये एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में कैलकुलेट किया जाता है, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में कैलकुलेट किया, उसे हम कहते हैं स्टॉक। अब मैं आपको पूछता हूं कि देखो भाई एक बात बताओ, पूरे अक्टूबर मंथ में आपके उस रूम में कितने लोगों का आना जाना हुआ? तो मैंने क्या बोला? पीरियड ऑफ टाइम। देखो क्या बोला मैंने? पीरियड ऑफ टाइम। तो पीरियड ऑफ टाइम कैसे? मैंने क्या वर्ड यूज किया? मैंने वर्ड यूज किया अक्टूबर का मंथ। तो अक्टूबर कब से शुरू होता है? 1 से शुरू होता है और 31 तक चलता है। तो जिसका एक स्टार्टिंग टाइम एक एंडिंग टाइम होगा ना, वो उसे कहते हैं पीरियड। तो मैंने पूछा कि पूरे अक्टूबर मंथ में तुम्हारे इस रूम में कितने लोगों का आना जाना हुआ? हो सकता है आपके घर में कोई फंक्शन होगा, गेस्ट आए होंगे, बहुत सारे लोग आए होंगे और गए होंगे। तो पूरे पीरियड में कितने लोगों का आना जाना? अगर आप कोई चीज पूरे पीरियड का कैलकुलेट करते हो, जैसे नेशनल इनकम पूरे साल का कैलकुलेट करते हैं, कंपनीज अपनी प्रॉफिट एंड लॉस पूरे साल का कैलकुलेट करती है,
गाड़ियों वाली जो कंपनी होती है वो अपना सेल्स मंथली को कैलकुलेट करते हैं। तो जब आप किसी चीज को स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम और एंडिंग पॉइंट ऑफ टाइम एक पूरे पीरियड के लिए कैलकुलेट करते हो, दैट्स कॉल्ड फ्लो कॉन्सेप्ट। तो अगर किसी चीज का कैलकुलेशन पीरियड वाइज है, दैट्स कॉल्ड फ्लो कॉन्सेप्ट। अगर किसी चीज का कैलकुलेशन एक पॉइंट ऑफ टाइम में होता है, आप उसको स्टॉक कॉन्सेप्ट बोलोगे। एग्जांपल्स मैंने वहां पे दिए हैं, डिफरेंसेस भी आप ऐसे समझा सकते हो, ठीक है। नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट बट स्टिल कॉन्सेप्चुअल पार्ट। एक नंबर के लिए तो आ ही सकता है, ठीक है। इस चैप्टर का वेटेज 12 मार्क्स है, ठीक है। ओके, अब हम लोग देखते हैं टू सेक्टर मॉडल डायग्राम। तो हमने 4 सेक्टर्स पढ़ा, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हमने देखा 4 सेक्टर होते हैं, हाउस होल्ड, फर्म्स, गवर्नमेंट एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, एक्सटर्नल सेक्टर। 4 सेक्टर होते हैं। अभी हमें क्या करेगा ना, हमें एग्जाम में डायग्राम बनाने देगा, ठीक है। तो डायग्राम में अभी हम लोग कौन सा डायग्राम देख रहे हैं, वी आर सीइंग द डायग्राम ऑफ टू सेक्टर मॉडल। टू सेक्टर मॉडल यानी यहाँ पे से दो ही फर्स्ट टू सेक्टर रहेंगे। देखो एनी टू सेक्टर नहीं, एनी टू सेक्टर मत ले लेना, फर्स्ट टू सेक्टर लेना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट टू सेक्टर में क्या क्या आता है, हाउस होल्ड आता है एंड फर्म्स आता है, ठीक है। तो हाउस होल्ड एंड फर्म ले लोगे। तो देखो यहाँ पे मैंने हाउस होल्ड ले लिया, ठीक है, और यहाँ पे मैंने फर्म ले लिया। देखो डायग्राम आपको प्रैक्टिस करना होगा, ऐसे देख देख के कुछ होगा नहीं, देयर इज नो यूज ऑफ जस्ट वॉचिंग इट। डायग्राम आपको प्रैक्टिस करना होगा, ठीक है। तो देखो, एक आपने हाउस होल्ड ले लिया, एक आपने फर्म ले लिया। आप चाहो तो हाउस होल्ड इधर ले लो, फर्म उधर ले लो, हाउस होल्ड ऊपर लिख दो, फर्म नीचे लिख दो, डज नॉट मैटर, डज नॉट मैटर, मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। आपको बस दोनों को लेना है, ठीक है। आप किसी को लेफ्ट में लिख दो, किसी को राइट में लिख दो, किसी को टॉप में लिख दो, बॉटम, इट डज नॉट मैटर, आपको बस फ्लो दिखाना है करेक्टली। यू शुड जस्ट शो द फ्लो करेक्टली, ठीक है। अच्छा, तो मैंने हाउस होल्ड ले लिया, फर्म ले लिया। अब क्या करेंगे, अब देखो हाउस होल्ड वाले मतलब हमारे जैसे लोग, कॉमन पीपल, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फर्म्स में जाकर के सर्विसेज देंगे, ठीक है। तो जैसे कि आप देखो ये वाला मैं रेड से दिखा रहा हूँ, रेड लाइन से आई एम शोइंग कि ये जो गया ना, ये इस तरफ आपको दिख रहा है। तो ये सर्विसेज गया। जैसे मान लेते हैं लेबर की सर्विस, हाउस होल्ड वालों ने जा करके फर्म्स में लेबर का काम किया, ठीक है। अच्छा, लेबर का काम किया, आप कलर बदल देते थोड़ा, तो वहां से आपको उस लेबर के काम के लिए पैसे आ जाएंगे, ठीक है। उस लेबर के काम के लिए पैसे आ जाएंगे, आपने लेबर का काम किया, आपको पैसे आ गए। तो रेड वाला जो लाइन जो गया ना, दैट इज रियल फ्लो, एंड पर्पल वाला लाइन जो आया, दैट इज मनी फ्लो, ठीक है। तो रेड वाला लाइन रियल फ्लो, पर्पल वाला मनी फ्लो। तो आपने कुछ सर्विस दिया, बदले में आपको पैसे मिल गए, ठीक है। अब देखो आपको पैसे मिल गए, तो अब आप क्या करोगे, अब आप गुड्स खरीदोगे। तो ये देखो आपको आ रहा है, अब फर्म में गुड्स रेडी हो गया, तो अब फर्म वाले आपको गुड्स एंड सर्विसेज बेच रहे हैं, ठीक है। नाउ दे आर सेलिंग यू गुड्स एंड सर्विसेज। और अगर आपने गुड्स एंड सर्विसेज लिया है, तो भाई आपका जिम्मेदारी बनता है कि आप इसका पेमेंट कर दो। तो ये आपने पेमेंट कर दिया, बस आपको ये दिखाना है और आपका डायग्राम रेडी हो गया। और आप ज्यादा से ज्यादा डायग्राम के नीचे लिख सकते हो कौन सा वाला रियल फ्लो है, कौन सा वाला मनी फ्लो है। दैट्स इट, दिस इज अ सिंप्लीफाइड टू सेक्टर मॉडल। इसमें कुछ भी अभी एक्स्ट्रा नहीं आया है, दिस इज अ सिंपल मॉडल। आपको 2 मार्क्स के लिए अगर आया तो ये आ सकता है, दिस कैन कम फॉर 2 मार्क्स ओनली, ज्यादा इसमें से एक्सपेक्ट मत करना, 2 मार्क्स के लिए आ सकता है, ठीक है। नीचे थोड़ी बात इसके बारे में लिखी है, आप उसको पढ़ सकते हो। टू सेक्टर मॉडल अगेन, बट विथ कैपिटल मार्केट आ सकता है। अब देखो मैं इसका आपको लॉजिक पहले समझा देता हूँ। ये सेम डायग्राम है, इसमें मैंने हाउस होल्ड इधर लिख दिया और फर्म्स इधर लिख दिया। एज आई टोल्ड यू, इट डज नॉट मैटर, आप हाउस होल्ड फर्म कहीं भी लिखो, आपको बस फ्लो सही से दिखाना है। अभी देखो क्या होता है कि जब हमें फर्म से पैसे आते हैं, देखो लेबर लोग काम करने गए और लेबर लोगों को पैसे आए, ध्यान से सुनना, अटेंशन बहुत जरूरी है, अगले 10 मिनट में ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। लेबर लोग काम करने गए और लेबर लोगों को पैसे आए, ठीक है। तो काम करने कहाँ पे गए, हाउस होल्ड वाले, यस हाउस होल्ड वाले ये ऊपर में, ये मान लो उन लोगों ने लेबर वाला काम किया, ठीक है। इस तरीके से दे वेंट एंड दे डिड द लेबर वाला जॉब, ठीक है। फर्म्स को जाके वो सर्विस दी और फर्म्स वाले बदले में पेमेंट करेंगे। तो ये देखो पेमेंट आ रहा है, ये पेमेंट आ गया, ठीक है। ये रेड में पेमेंट आ गया, ठीक है। सो द पेमेंट केम, पेमेंट कितने का आया सर, 1000 का आया, ओके 1000 का पेमेंट आया, ठीक है। 1000 रुपए आए। अब देखो होता क्या है ना कि हम लोग हाउस होल्ड वाले क्या करते हैं ना, थोड़ा सा सेविंग्स कर लेते हैं। सेविंग्स मतलब पैसा साइड कर लेते हैं,
ठीक है, तो ये जो 1000 आया ना, इसका हमने 100 रुपीज साइड कर लिया और सिर्फ 900 वापस हमने खरीदारी में भेजा। सो वी बॉट गुड्स एंड सर्विसेज एंड वी पेड ओनली 900, तो हमने 900 ही भेजा। तो अब देखो, ऐसा अगर हम लोग करेंगे तो इकोनॉमी तो छोटा हो जाएगा ना, इकोनॉमी की साइज छोटी होती चली जाएगी, इकोनॉमी वुड स्टार्ट श्रिंकिंग। अब देखो, आपको आया 1000, आपको आया 1000, ठीक है, यू गॉट 1000, बट 1000 में से 100 आपने सेव कर लिया, दिस इज व्हाट, दिस इज सेविंग। और बाकी 900 ही वापस मार्केट में गया। अब अगले राउंड में आपको कितना आएगा, अगले राउंड में आपको 900 ही आ पाएगा, बिकॉज आपने भेजा 900, तो घूम कर आएगा 900। अगेन आप सेव कर लोगे, अगेन आप कम पैसे भेजोगे, तो ऐसे क्या होगा ना, राउंड आफ्टर राउंड, राउंड आफ्टर राउंड, इकोनॉमी की साइज जो है वो छोटी होती चली जाएगी। दैट्स अ प्रॉब्लम। तो इसका सोल्यूशन है कैपिटल मार्केट। अब देखो, सेविंग्स जो है ना, सेविंग्स जो है इसको हम लोग लीकेज मानते हैं। आपको शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकता है कि इस डायग्राम में लीकेज कहां पर हो रहा है। लीकेज मतलब सेविंग्स, लीकेज मतलब क्या, फ्लो से बाहर आ गया पैसा, फ्लो अच्छा खासा चल रहा था, उसमें आपने सेविंग्स करके पैसे बाहर कर दिए, 100 रुपए बाहर कर दिया आपने, दैट्स लीकेज। अब इसका उपाय क्या है, उपाय ये है कि बीच में कैपिटल मार्केट डाल लो। कैपिटल मार्केट जैसे कि मान लो स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, ठीक है, शेयर मार्केट, कुछ बुक्स में बैंक्स भी लिखा रहता है। अरे मतलब कोई ऐसा चीज होना चाहिए जहां आप अपने पैसे डाल लो। ठीक है, एक बार मैं मिटाता हूं, बहुत कुछ आ गया स्क्रीन पे। हाँ, तो ध्यान से देखना, तो अभी क्या होगा, अभी आपको आएंगे 1000, तो यू गॉट 1000। अब आपकी क्या है, आप लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सेविंग्स कर लेते हैं थोड़ी सी। तो वो सेविंग्स ना घर में छुपा के नहीं रखना है, वो सेविंग्स हम लोग बैंक में या कैपिटल मार्केट जैसे कि शेयर बाजार में डाल देंगे। तो 100 रुपीज जो हम लोग पहले साइड कर रहे थे, वो 100 रुपीज हम लोग शेयर बाजार में लगा देंगे, या बैंक्स में डाल देंगे, या किसी मार्केट में डाल देंगे। ठीक है, इन्वेस्टमेंट कर देंगे, सेविंग्स हमारा वहां चला जाएगा। ठीक है, और बाकी बचा 900, तो 900 का तो हम लोग खरीद ही रहे थे, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं था, तो वी वर बाइंग गुड्स एंड सर्विसेज। तो 900 तो मार्केट में ऐसे पहुंच जाएगा, तो इकोनॉमी विल गेट 900 लाइक दिस एज इट वाज गेटिंग। बट वो जो 100 रुपीज हमने पहले बाहर सेव कर लिया था, जो लीकेज हो गया था, वो 100 रुपीज नाउ हैज कम टू द कैपिटल मार्केट। अब वो कैपिटल मार्केट से फर्म्स के पास पहुंच जाएगा, शेयर बाजार से पैसा कंपनी के पास पहुंच जाएगा वापस। सो दिस इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। मनी हैज रीच्ड द मार्केट फ्रॉम अ डिफरेंट चैनल। आपको भी खुशी, आपको लग रहा है कि भाई मेरा तो 100 रुपए का सेविंग्स किया है, और कंपनी को भी खुशी, फर्म्स को भी खुशी, उनको भी लग रहा है कि भाई हमें तो 100 मिल ही गया। तो 900 आपसे डायरेक्टली मिल गया, और आपका 100 रुपया इनडायरेक्टली कैपिटल मार्केट के थ्रू मिल गया। तो कैपिटल मार्केट इकोनॉमी को श्रिंक होने से बचा लेता है। इन्वेस्टमेंट कहते हैं उसको, इन्वेस्टमेंट्स आर कंसिडर्ड एज इंजेक्शन। ये देखो, इंजेक्शन की बात हो रही है, इंजेक्शन। तो आपको ना पूछ सकता है कि टू सेक्टर मॉडल में लीकेज किसे कहते हैं, आप बोलोगे सेविंग्स को कहते हैं, क्योंकि सेविंग्स पैसे को बाहर कर देता है फ्लो से। एंड आपसे पूछ सकता है इंजेक्शन किसे कहते हैं, आप बोलोगे इंजेक्शन मतलब वापस से पैसा इंजेक्ट कर दिया, वापस से पैसा डाल दिया। किसने डाला, इन्वेस्टमेंट ने डाला। तो सेविंग से पैसा बाहर हो जाता है, लीक हो जाता है, इन्वेस्टमेंट से पैसा वापस इंजेक्ट हो जाता है। तो ये आपको पूछ सकता है। ठीक है, दिस इज टू सेक्टर मॉडल विद कैपिटल मार्केट। ये अगर आया तो 2 मार्क्स का भी आ सकता है एंड 3 मार्क्स का भी आ सकता है, डिपेंड करता है उनका मूड कैसा है। पहला वाला जो डायग्राम मैंने आपको दिखाया था, दैट कैन ओनली कम फॉर 2 मार्क्स। ठीक है, अब देखो थ्री सेक्टर मॉडल एक बार देख लेते हैं। देखो, थ्री सेक्टर मॉडल अगर एग्जाम में आया तो इट कैन कम फॉर 3 मार्क्स। ठीक है, 3 to 4 मार्क्स का आ सकता है। थ्री सेक्टर मॉडल कंटिन्यूएशन है, टू सेक्टर मॉडल के बाद का नेक्स्ट लेवल है। अब थ्री सेक्टर मॉडल में, अच्छा देखो एक चीज मैं बता रहा हूं भाई, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, आपको सिर्फ देख के फायदा नहीं होगा, आप एक बार प्रैक्टिस करोगे ना आपके मन में छप जाएगा। वैसे आपको 3 बार कम से कम प्रैक्टिस करना चाहिए, थोड़े थोड़े दिन के गैप में। और आप डायरेक्टली जब प्रैक्टिस करोगे ना, तो 3 या 4 सेक्टर प्रैक्टिस करना, सो इसमें आपका 2 सेक्टर भी कवर हो जाएगा। आप अगर देखोगे तो ये पार्ट जो है, ये पार्ट तो पूरा का पूरा 2 सेक्टर है। आप देखो, ये वाला जो पार्ट है, ये तो पूरा का पूरा 2 सेक्टर है, जो मैंने शेड किया, ये तो पूरा का पूरा 2 सेक्टर है। तो 2 सेक्टर को एज इट इज यहाँ पे डाल दिया। तो अगर आप 3 सेक्टर प्रैक्टिस करते हैं ना, तो 2 सेक्टर वैसे ही आपका प्रैक्टिस हो जाता है। इतना दूर तक तो 2 सेक्टर मॉडल ही है।
थर्ड सेक्टर में क्या आ जाता है, देखो टू सेक्टर में एक हाउस होल्ड रहता था, एक फर्म रहता था, इतना तो रहता ही था। थ्री सेक्टर में एक गवर्नमेंट आ जाएगा। अब गवर्नमेंट से हमारा क्या लेन देन, टैक्सेस का लेन देन होता है, हम लोग सरकार को टैक्सेस पे करते हैं। तो ये आप देखोगे हाउस होल्ड वाले भी टैक्स पे कर रहे हैं और फर्म्स वाले भी टैक्सेस पे कर रहे हैं। अच्छा ये तो हो गया कि हमारे तरफ से क्या गया। अच्छा हमें क्या मिलेगा सरकार से, सो वी विल गेट फैक्टर पेमेंट एंड ट्रांसफर पेमेंट। सर इसका मतलब क्या होता है, देखो डिटेल में तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, बट फॉर द टाइम बिंग मैं सिंस आ गया तो बता देता हूं। फैक्टर पेमेंट वो होता है जो आप कोई मेहनत करके कमाते हो, डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। फैक्टर पेमेंट वो होता है जो आप कुछ मेहनत करके कमाते हो, जैसे कि सैलरी, सैलरी कमाने के लिए जॉब करना पड़ेगा। और ट्रांसफर पेमेंट वो होता है जो आप बिना मेहनत किए कमाते हो, जैसे कि पेंशन। अब आप रिटायर हो गए, घर पे बैठे हैं, लेकिन फिर भी आपको पैसे आ रहे हैं सरकारी जॉब में। अब जब आप रिटायर हो जाते हो तो भी सरकार आपको पेंशन देती रहती है। तो अब आप थोड़ी ना जॉब कर रहे हो, जब तक जॉब किया तब तक आपको सैलरी दिया, दैट वाज फैक्टर पेमेंट। अब आपको ट्रांसफर पेमेंट डिटेल में बाद में बात करेंगे, अभी उसका फ्लो ब्रेक नहीं करना मेरे को। सो टैक्सेस वेंट फ्रॉम अस टू द गवर्नमेंट and the payments came from the government. So this is flow happening between household and government. फर्म्स वाला बात करते हैं, फर्म्स भी पे करता है टैक्स, एंड फर्म्स को बदले में क्या मिलता है, आइदर गवर्नमेंट विल परचेज फ्रॉम देम। जैसे सरकार ने वैक्सीन खरीदा था कोविड के टाइम में, तो वैक्सीन बनाने वाली फर्म से सरकार ने वैक्सीन परचेज किया था, या फर्म्स को सरकार की तरफ से सब्सिडीज मिल सकता है। सब्सिडीज मतलब फाइनेंशियल हेल्प। अब देखो ये तो डायग्राम की बात होगी। अब आपसे पूछ सकता है कि बताओ यहाँ पे सेविंग्स कौन, सॉरी लीकेज कौन सा है, इंजेक्शन कौन सा है। तो देखो टैक्सेस होते हैं लीकेज, क्योंकि अच्छा खासा फ्लो चल रहा था, बीच में सरकार आगे बोली पैसा हमें दो, तो फ्लो चल रहा था, फ्लो चल रहा था। टू सेक्टर मॉडल में सरकार ने आया और पैसे दोनों से ले लिए, तो फ्लो से वो पैसा बाहर हो गया, दैट्स लीकेज। बट देन सरकार ने वापस पैसे डाले भी तो, आपको सैलरी दिया, उसको सब्सिडी दिया, पैसे वापस डाले भी तो गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर होता है दैट इज कॉल्ड इंजेक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट जो मैंने साइड में लिख के दिया है, ठीक है। अच्छा आपको डायग्राम आएगा, आप सिर्फ डायग्राम बनाना, नीटली लेबल कर देना, कुछ एक्सप्लेनेशन लिखने का जरूरत नहीं है, आपको 3 मार्क्स मिल जाएगा, यू डोंट हैव टू एक्सप्लेन। फिर भी अगर जिनको चुल मचा रहता है कि नहीं कुछ तो लिखना है, तो आप जो मैंने साइड में लिख के दिया वो आप लिख सकते हो, ठीक है। और ये अलग से बहुत इंपॉर्टेंट है, जो जो मैंने नोट्स में दिया है बहुत इंपॉर्टेंट है। 17 पेजेस का नोट्स है, 12 मार्क्स आपको दिलाएगा, ठीक है। तो मेक श्योर कि आप इससे करें, ठीक है। आप चाहो तो बुक से भी कर सकते हो, योर चॉइस, मेरा ऐसा कुछ नहीं है, बट इससे करोगे तो आपके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। ऑलराइट, द लास्ट पार्ट इज फोर सेक्टर मॉडल, ठीक है। फोर सेक्टर मॉडल, अब चारों सेक्टर आ जाएंगे। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ना हर 15-15 डेज में एक बार प्रैक्टिस कर लेना, इट विल हार्डली टेक यू 15 मिनट्स। और जब भी आप प्रैक्टिस करना, आप फोर सेक्टर मॉडल प्रैक्टिस करना, ठीक है। फोर सेक्टर मॉडल आने से 4 मार्क्स का आ सकता है, ठीक है। आप जब भी प्रैक्टिस करना, आप इसको प्रैक्टिस करना, इसको प्रैक्टिस करने से आपके सारे मॉडल्स प्रैक्टिस हो जाएंगे, ठीक है। आप देखो यहाँ पे हाउस होल्ड भी है, यहाँ पे फर्म्स भी है, और इनके बीच का ट्रांजैक्शन दिखाया हुआ है जैसे टू सेक्टर में होता था। यहाँ पे गवर्नमेंट भी है, जैसा हमने अभी थोड़ी देर पहले बात किया, वो भी यहाँ पे बताया हुआ है। तो 3 सेक्टर तो वैसे के वैसे है। फोर्थ सेक्टर यहाँ पे आ जा रहा है एक्सटर्नल, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब बाहरी दुनिया के साथ, बाहरी देश के साथ, उससे हमारा क्या लेना देना है, एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स का लेना देना है। तो हाउस होल्ड वाले क्या करते हैं, देखो हाउस होल्ड वाले गुड्स मंगाते हैं, इंपोर्ट्स करते हैं, और इंपोर्ट्स करते हैं तो इंपोर्ट्स का पेमेंट करेंगे। ये देखो पेमेंट जा रहा है इंपोर्ट का, तो इंपोर्ट का पेमेंट गोज आउटसाइड, ठीक है। फर्म्स भी इंपोर्ट कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, वो भी इंपोर्ट कर सकते हैं, तो वो लोग भी फिर पेमेंट करेंगे इंपोर्ट का। इफ दे ऑल्सो इंपोर्ट एनीथिंग दे विल ऑल्सो पे। ये होगी पेमेंट की बात। ये तो है पैसे चले गए, इंपोर्ट्स तो आप समझ गए होंगे। इंपोर्ट्स क्या होता है, पैसे ले जा रहा है देश से बाहर, वो लीकेज है। वैसे मैंने नीचे लिख के दिया है, ठीक है, मैंने अपने सब कुछ लिख के दिया है। इंपोर्ट्स, इंपोर्ट्स लीकेज है। क्यों लीकेज है, पैसे बाहर जा रहे हैं देश के, सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। और बाहर से आ क्या रहा है, देखो फॉरेन रेमिटेंस आ रहा है। सर फॉरेन रेमिटेंस क्या होता है, जैसे कोई विदेश में जॉब करने गया, ठीक है, जॉब कर रहा है और उसके माँ बाप इंडिया में है, तो वो अपने पेरेंट्स को या अपने फैमिली मेंबर्स को वो पैसे भेज रहा है, ठीक है।
तो वो जॉब कर रहा है अमेरिका में जाकर और अपने पेरेंट्स को, फैमिली वालों को यहाँ पे ऐसा, दैट इज कॉल्ड फॉरेन रेमिटेंस। फर्म्स को क्या मिलता है? फर्म्स को एक्सपोर्ट का पैसा मिलेगा। फर्म्स विल सेंड द गुड्स आउटसाइड द कंट्री एंड दे विल गेट रेमिटेंस, सॉरी नॉट रेमिटेंस, एक्सपोर्ट पेमेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो इसको अगर आप प्रैक्टिस करो ना, हर 15 दिन में, फिर हर 20 दिन में, फिर हर 30 दिन में, तब तक आपका ऐसे भी एग्जाम आ जाएगा। तो आपका चारों मॉडल्स एक साथ प्रैक्टिस हो जाएगा, एग्जाम में जो भी दे दे वो हम लोग कर लेंगे। ठीक है, तो ये मैंने आपको करा दिया, बस इतने में से क्वेश्चन बनता है। एक्सपोर्ट मतलब इंजेक्शन। ठीक है, इंपॉर्टेंस वैसे नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, आप एक बार इसको रीड करके जा सकते हो, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। सो विद दिस चैप्टर 18 का पूरा पोर्शन हमने आपको करा दिया है। अब आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैंने 4 पेजेस करा दिए, अभी 13 पेजेस की जर्नी और है, एंड वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन।